बैक। आज बेटा हमने पिछली क्लास में मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी में बैलेंस शीट हमने डिस्कस करी थी। अब हम आज करेंगे इसका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके आइटम्स कम आते हैं पेपर में एज़ कम्पेयर टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के आइटम ज़्यादा पूछे जाएंगे MCQ क्वेश्चंस में, बट फिर भी हमने तो बैलेंस शीट P&L अकाउंट करना ही करना है। सो लेट्स स्टार्ट बेटा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपका ईयर होगा वो हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देना है। और स्टेटमेंट ऑफ P&L पार्ट 2 शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बनाई जाती है। स्टेटमेंट ऑफ P&L ये आपको लर्न होना चाहिए। पार्ट 3 बैलेंस शीट होती थी, पार्ट 1 शेड्यूल 3 स्टेटमेंट ऑफ P&L होगा, पार्ट 2 शेड्यूल 3। उसके बाद अब हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब जो भी कंपनी की इनकम है, नेट सेल्स, या तो नेट सेल्स आएगी, या अगर कोई फाइनेंस कंपनी है बेटा, फाइनेंस कंपनी का काम होता है पैसा देना या लेना जो भी, तो उसका होगा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड बाय फाइनेंस कंपनी। फाइनेंस कंपनी को जो भी इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलता है वो उसकी ऑपरेटिंग इनकम होती है, दैट इज टू बी शोन अंडर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेकेंड इज अदर इनकम। अदर इनकम का मतलब होता है इसके अलावा जो भी अदर इनकम्स होंगी, जितनी भी इनकम्स होंगी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इंटरेस्ट अर्नड। ये जो इंटरेस्ट अर्नड लिखा है ये उन कंपनीज का है जिनका काम कोई और है, फाइनेंस नहीं है, जिनका फाइनेंस नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के लिए जो इंटरेस्ट अर्नड है या डिविडेंड रिसीव्ड है वो अदर इनकम में आता है। सिर्फ जो फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं उनका जो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में जाएगा। देन अदर इनकम के कोई और एग्जांपल, बैड डेट्स रिकवर्ड हो गया, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स हो गया, ये सब अदर इनकम में जाएंगे। फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू आ जाता है कि कंपनी की टोटल रेवेन्यू साल का कितना था। उसके बाद बेटा एक्सपेंसेस आ जाते हैं। एक्सपेंसेस में सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कि हमने कितने रॉ मटेरियल कंज्यूम किए। जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती है उसके लिए रॉ मटेरियल जो होता है वो प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। सो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। नेक्स्ट इज बच्चे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब होता है वो स्टॉक जो हम रीसेल के लिए खरीदते हैं। तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो स्टॉक हम डायरेक्टली रीसेलिंग के लिए परचेज करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड। तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। नेक्स्ट इज बच्चे चेंजेस इन द इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड्स, WIP एंड स्टॉक इन ट्रेड। फिनिश गुड्स वो स्टॉक होता है जो कंप्लीट हो चुका हो, कंप्लीट बन चुका हो। WIP वो स्टॉक होता है जो अभी प्रोसेसिंग पर है, एंड स्टॉक इन ट्रेड मीन्स स्टॉक विच इज़ अवेलेबल फॉर सेल। तो चेंजेस इन द इन्वेंटरी का मतलब है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपका ये डिफरेंस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग प्लस में आ रहा है तो प्लस में, अगर ये नेगेटिव में आता है तो आप यहाँ पे इसको नेगेटिव में शो करोगे। नेक्स्ट इज बच्चे एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस। जितने भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को जितने भी बेनिफिट्स देती है, वेदर इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरीज, बोनस, लीव एनकैशमेंट, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, वो सारे खर्चे जो हैं वो एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस के नीचे आएंगे। नेक्स्ट है फाइनेंस कॉस्ट। जब भी कंपनी कोई भी पैसे बोरो करती है तो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, वो बोरोइंग डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, वो बोरोइंग्स लॉन्ग टर्म लोन्स भी हो सकते हैं, वो बैंक लोन भी हो सकता है। जो भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के ऊपर कंपनी इंटरेस्ट पे करती है वो फाइनेंस कॉस्ट में आता है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, ठीक है। वेदर इट इज़ लॉन्ग टर्म लोन और वेदर इट इज़ शॉर्ट टर्म, सारे फाइनेंस कॉस्ट में आएंगे। देन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ। जितना भी जब हम डिबेंचर्स कंपनी इशू करती है उसके ऊपर जितना भी डिस्काउंट होता है, जब कंपनी उसको राइट ऑफ करती है वो आता है फाइनेंस कॉस्ट में। अब एक बेटा कॉमन मिस्टेक है जो बैंक चार्जेस हैं, कई स्टूडेंट्स बैंक चार्जेस को फाइनेंस कॉस्ट में लेते हैं, बट बैंक चार्जेस आर नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। बैंक चार्जेस आते हैं बेटा अदर एक्सपेंसेस में, ठीक है। सो नेक्स्ट इज डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। जितने भी हमारे टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट्स के ऊपर डेप्रीसिएशन लगती है या रिटर्न ऑफ आइटम्स होते हैं वो सारे किसके अंडर आते हैं, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस में। एंड द लास्ट इज अदर एक्सपेंसेस। जो खर्चे ऊपर कहीं किसी भी हेडिंग में नहीं आते, दे ऑल कम अंडर अदर एक्सपेंसेस, जैसे बैंक चार्जेस हो गया, कैरेज आउटवर्ड हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, रेंट पेड हो गया। जितने भी आपके रिमेनिंग खर्चे हैं जो ऊपर किसी भी हेडिंग में नहीं आए वो सब अदर एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। तो इन सब का जब हम टोटल करते हैं ये टोटल एक्सपेंसेस आ जाएगा। देन थर्ड माइनस फोर्थ इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद इसमें से हम माइनस कर देते हैं टैक्स, तो वी गेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आपको बेटा फॉर्मेट पूरा लर्न नहीं करना, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव तो आना नहीं है, लेकिन आपको आइटम्स पता होने चाहिए। लेकिन अगर आप ये अच्छी तरह कर लोगे, ये आपको आगे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये बहुत काम आएंगी, क्योंकि आगे जितनी भी आप ग्रेजुएशन करोगे, बीकॉम, बीबीए, बीसीए जो भी करोगे, उन सब में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ज़रूर आएगा। तो उसके लिए ये आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। ठीक है बेटे, अब हम आगे करते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। अब हमारा अगला टॉपिक है, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल इज डिफाइंड अंडर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। नाउ ऑपरेटिंग साइकिल होता क्या बेटा? टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ एन एसेट, एक्विजिशन का मतलब होता है खरीदना, फॉर प्रोसेसिंग एंड इट्स रियलाइजेशन इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। जैसे हमने आज रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल खरीद के उसको प्रोसेसिंग करना शुरू किया, उसको गुड्स में बनाने में कन्वर्ट किया, फिर वो गुड्स बने, फिर उनको हमने बेचा, फिर जब बेचने के बाद जब पैसे मिले, तो जिस दिन हमने रॉ मटेरियल खरीदे टिल द डेट जब वो गुड्स बिकी और कैश मिला, उसके पीछे कितना, उनके बीच में कितना टाइम गैप है, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ एन एसेट, जैसे आपने रॉ मटेरियल खरीदा, फिर रॉ मटेरियल बना, उसको WIP बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, फिर वो आगे और कंप्लीट हुआ, फिर हमने उनको बेचा उधार में, फिर जब डेटर्स हमें पैसा देंगे, तो इसके और इसके बीच में कितना टाइम गैप है, रॉ मटेरियल खरीदने के और कैश को रिसीव करने के बीच में जो भी टाइम गैप होता है, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। इफ़ ऑपरेटिंग साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, अगर आपको नहीं पता चल रहा कि एक कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल कितना लेना है, इट इज़ एज्यूम टू बी फॉर 12 मंथ्स। ये MCQ क्वेश्चन बन सकता है आपका, कि अगर आपको ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में कुछ मेंशन नहीं है कि कितने टाइम पीरियड का होगा, तो हमने उसको एज्यूम कर लेना है कि वो 12 मंथ्स का होगा। देन लास्ट है बेटा कि अगर एक कंपनी का एक से ज़्यादा बिजनेस है, अगर मान लो एक कंपनी है, वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में भी है, या वो कोई मैन्युफैक्चरिंग और किसी मैन्युफैक्चरिंग में भी बिजनेस में भी है, तो हर बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल विल बी डिटर्मिन्ड सेपरेटली फॉर ईच बिजनेस। अगर एक कंपनी के 5 बिजनेस है, तो वो कंपनी अपने 5 बिजनेस का अलग अलग ऑपरेटिंग साइकिल निकालेगी। सो दिस वॉज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बच्चे। ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी वाला जो चैप्टर है, दिस इज़ डन। अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो रेशोज़ का कराऊँ, क्योंकि रेशोज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ पॉइंट से। ठीक है बच्चे, सो आज ही आपका ओवर हो गया। ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर।